गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो लास्ट लेक्चर में देखा आपने कि बहुत सारे जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है कुछ क्वांटिटीज थी, उनके यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड किए थे। ठीक है, तो उसी में आप नेक्स्ट लिखें, आप लोग नंबर डाल लेना जो भी आपका चल रहा होगा। एक आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को सी से शो किया जाता है। तो कैपेसिटेंस नाम से एक पूरा चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी हमको क्या है, सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो चार्ज होता है क्यू, वो होता है सी बी। तो सी बराबर हो जाएगा आपके पास क्यू बाई बी। तो यहाँ पे जो क्यू है वो तो आपका चार्ज है और वी आपकी वोल्टेज है, या फिर पोटेंशियल बोल सकते हो, पोटेंशियल। एंड सी जो है आपकी, यही क्या है, कैपेसिटेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोला जाता है। कैपेसिटेंस मतलब समझ लो आप लोग, जो पंखा जो होता है आपका फैन, उसमें जो ये सेल जिसे बोलते हो उसको कैपेसिटर बोला जाता है। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे 12th में जब, तो वही सी है आपका। तो ये कितना मतलब चार्ज जो है स्टोर कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका नाम जो है कैपेसिटेंस रखा गया है कि चार्ज स्टोर करने की इसमें क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, हमको अभी यहाँ पे इसकी यूनिट निकालनी है और डायमेंशन निकालनी है। तो आप पता है कि यूनिट की अगर बात करें आप लोग, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट देखो यहाँ पे क्यू सी बराबर क्या है, क्यू बाई बी। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो ये क्या होती है, कूलाम्ब। और बी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट क्या यूनिट बन जाएगी आपकी, कूलाम पर वोल्ट। और इसी को ही आप जो है क्या बोलते हो, फैरड बोलते हैं, फैरड। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, फैरड। ठीक है, फैरड होती है। अब आपको यहां से क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन देखो कैसे निकलेगा, डायमेंशन आपका, डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो सी बराबर क्या आपके पास, क्यू बाई बी है। अब मुझे क्यू की तो याद है A1 T1, पर वोल्टेज की याद नहीं होगी आपको, लेकिन वोल्टेज का फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता है, W अपॉन Q। तो आप लिखेंगे चूंकि जो V होता है क्या होता है आपका, W बाई Q होता है, क्योंकि V जो होता है पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बाई Q। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दें तो C का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन W बाई Q, मतलब हो जाएगा आपके पास Q स्क्वायर बाई W। तो ये आपका C का फॉर्मूला बन जाएगा Q स्क्वायर बाई W। अब इस फॉर्मूले में तो आप Q की डायमेंशन भी जानते हो और W की डायमेंशन भी क्या है, जानते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है फिर आपको, तो अगर आपको इसको डायमेंशन निकालनी है C की, तो Q की डायमेंशन होती है A1 T1, लेकिन यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगी, A2 T2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊपर A2 and T2, नीचे क्या है, W क्या है, वर्क, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2। तो ये बन जाएगी आपके पास M1 L2 T-2, ये बन जाएगी। अगर इसको सॉल्व किया जाए, M ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर हो जाएगी -1, L को ऊपर ले जाएंगे L की पावर हो जाएगी -2, और T देखो यहाँ पे +2 है, ये भी जाएगा ऊपर तो +2 हो जाएगा, मतलब +4 बन जाएगी। तो T की पावर बन जाएगा +4 और A2 तो आपके पास बचा ही हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कैपेसिटेंस जो C होता है उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C जो है उसकी डायमेंशन होती है आपके पास M-1। तो याद तो नहीं रख सकता, मेरे भी याद नहीं है अभी, ये मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ कैसे, ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसमें जो है B का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, यहाँ पे पुट कर लूंगा तो बाद में एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल आएगा जिसकी हम डायमेंशन जानते होंगे। तो आप आवेश जो है, चार्ज होता है उसकी डायमेंशन जानते हो और वर्क जो होता है उसकी डायमेंशन जानते हो। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C का। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में चलते हैं, है ना, जो फ्लूइड्स होती हैं उसमें चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक वर्ड, सरफेस टेंशन। क्या आती है बच्चों, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको कैपिटल T या फिर S से शो करते हैं, कहीं कहीं पे S लिखा मिलेगा आपको या फिर कैपिटल T लिखा मिलेगा, इस तरह शो किया जाता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, जो सरफेस, लिक्विड सरफेस जो होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कभी कि जो है ना, जो सरफेस आप लोग देखो
मच्छर जो है पानी पे तैर सकता है ना, क्योंकि मच्छर का वजन जो है इतना ज्यादा नहीं होता जो उसकी जो सरफेस टेंशन खिंचाव बना हुआ है उसको तोड़ सके। लेकिन आप उसमें अगर आप मिट्टी का तेल डाल देते हो पानी पे, फिर मच्छर नहीं बैठ पाता है। होता क्या है, मिट्टी का तेल डालने से जो सरफेस टेंशन जो टी है वो कम हो जाती है। अगर आप मच्छर बैठेगा तो क्या है, वो डूबेगा। ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि उसकी महक से जो है भागा है, वो महक से नहीं भागता है मच्छर। उसको जो है पानी की सतह पे तेल डालने से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर अब बैठने की कोशिश करेगा पानी पे तो क्या है, वो डूबने का उसको खतरा रहेगा। तो यही एक टेंशन होती है। ये चैप्टर है पूरा, ये भी आपका चैप्टर है सरफेस टेंशन नाम से, उसमें पढ़ेंगे बाकी चीजें। तो ये क्या होती है कि जो लिक्विड सरफेस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आप लिख लो यहां पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एट लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस की पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसे वो क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। मतलब T इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने बोला था पहले भी आप लोगों को, जिसमें पर यूनिट आता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, F/L हो जाएगा। अगर आप इसकी यूनिट बनाए यहां पर यूनिट, तो क्या यूनिट बनेगी बताओ। फोर्स की यूनिट होती है आपके पास न्यूटन, और लंबाई की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, तो सरफेस टेंशन की यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशन निकालना तो अब आपके बहुत आसान हो गया होगा भाई। न्यूटन की सब लोग जानते हो, M1 L1 T-2। मीटर की क्या होगी, L1। तो यहां से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहां पे, यहां बचेगा केवल आपका M1 L0, 0 बचेगा, L की पावर जो है, और T-2। तो इस तरह से आप सरफेस टेंशन जो है उसकी डायमेंशन जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक होती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो लिक्विड सरफेस की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है आपकी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, ये बन जाती है। मतलब आपको अगर सरफेस एनर्जी निकालनी है, सरफेस एनर्जी, ठीक है, तो वो होती है आपके पास एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला बनता है इसका। एनर्जी की आप जानते हो क्या होती है, ये होती है जूल, और ये क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर यूनिट निकालनी है आपको, यूनिट, तो क्या बनेगी बताओ, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर यहीं से आपको इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन क्या होगी बताओ, डायमेंशन। तो यहां देखो डायमेंशन क्या होगी बच्चों, यहां पे तो जूल की डायमेंशन जानते हो, जो वर्क की होती है, क्या होती है, M1 L2 T-2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मतलब L2। तो यहां से L ऊपर नीचे कट जाएगा, तो L की पावर कितनी बचेगी, 0। तो क्या बनने वाला है आपका, M1 L0 और T-2। तो आप देख सकते हो जो इसकी आई है वही क्या थी, सरफेस टेंशन की थी। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज की जो है डायमेंशन सेम आ जाएगी, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि दोनों सेम है, वो एक अलग चीज है और ये क्या है, अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आ जाती है, कई बार आ जाती है ये डायमेंशन सेम आती है। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपको मल्टीपल चॉइस में, कि आपको दो दो के पेयर दे देगा 4 ऑप्शंस में, और पूछेगा बताओ इनमें से कौन से पेयर का जो है डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है, पूछेगा कि कौन कौन से पेयर्स की डायमेंशन सेम है, तो आप डायमेंशन निकाल निकाल कर देखनी पड़ेगी, जिन जिन की सेम आ जाएगी वही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सरफेस टेंशन। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो आता है नेक्स्ट
एक आता है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, एक वर्ड होता है यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है इसको आप लोग करते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स से, सो है ना। तो इसका फॉर्मूला ही बन गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है यहां पे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। लिख देता हूं यहीं पे इसका आगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाला फॉर्मूला बनता है इसका। अब आप इसकी यूनिट यहां से निकल जाएगी भाई, वेलोसिटी की यूनिट जानते हो और लेंथ की यूनिट भी जानते हो। देखो यहां से क्या बनने वाला है इसका यूनिट, तो इसकी यूनिट देखें, यूनिट क्या बनेगी यूनिट। तो यूनिट देखें आप लोग, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकंड, मतलब सेकंड की पावर कितनी -1। अगर आप इसकी डायमेंशन निकालें डायमेंशन, तो क्या बचेगी केवल सेकंड की पावर -1 बचेगी। इसका मतलब हुआ कि t की पावर -1 ये बनने वाला है। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, उसका डायमेंशन क्या बनेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से t की पावर -1। ठीक है, यही किसकी होती है फ्रीक्वेंसी की भी होती है, 1 अपॉन टी होता है ना वो, तो फ्रीक्वेंसी की भी यही निकल के आती है। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका वो आता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको आप ईटा से शो करते हो, ईटा है ना, ये एन जैसा होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो तो इसको ईटा बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये विस्कोसिटी वर्ड कहां से आता है कि ये जो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, जो उसके फ्लो का क्या करती है अपोज करती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे टेबल पे एक पानी पटका और दूसरा क्या पटका शहद पटका, तो पानी जो है आसानी से फ्लो हो जाता है, चल जाएगा बह के, लेकिन शहद जो है नहीं बहता है। इसका मतलब क्या है, शहद जो है ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो जो बहने ये प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, क्या है एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, जिसमें जो क्या करता है वो लिक्विड के फ्लो का अपोज होता है। तो चाहे तो लिख लो ये बात, विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोज द फ्लो ऑफ लिक्विड, ऐसा लिख लो चाहो तो। विस्कोसिटी इज ए property of liquids which oppose the flow of liquid, जो बहने का क्या करते हैं विरोध करती है ये। तो ये प्रॉपर्टी एक जो बहने का विरोध करती है। तो होता क्या है कि जो लिक्विड सरफेसेस जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, तो वहां पे उसको बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स बिटवीन लिक्विड सरफेसेस, ठीक है, तो विस्कस फोर्स बिटवीन लिक्विड सरफेस, विस्कस फोर्स बिटवीन लिक्विड सरफेस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी, F इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। एक फॉर्मूला आता है, विस्कोसिटी पूरा एक चैप्टर है, तब पढ़ेंगे वहां पे, है ना। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं पूरे चैप्टर हैं, 2 साल में पढ़ने वाले इन सबको आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी उनकी जो मेन फॉर्मूले हैं जिनकी डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए वो लिखा रहा हूं वैसा भी आपको। तो जो विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई लिक्विड बह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिक्विड बह रहा होगा, तो क्या होता है जो नीचे वाला जो सरफेस है वो ऊपर वाले का बहने का विरोध करती है। तो इन सरफेसों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जैसे आप लोग इसके क्या बोलते हो विस्कस फोर्स बोलते हो।
तो दो लिक्विड सरफेसों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आती है ईटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। अब यहां पर देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो यहां पे जो ईटा तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ए क्या हो गया आपकी सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, जो सरफेस एरिया बनेगा कितने बड़े एरिया में लिक्विड बह रहा है उसकी बात होती है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है। और डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स तो अभी पढ़ा है आप लोगों ने, क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या है पोटेंशियल नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होती है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर अब इन सब की वैल्यू आप पुट करें, हमें क्या निकालना है, ईटा निकालना है। तो ईटा को इस फॉर्मूले से सेपरेट कर लो, जैसे हमने कल भी किया था कि हमने कैपिटल जी निकाला और हमने क्या निकाला, आर का वैल्यू निकाली थी कल हमने आप लोगों। तो कल आर और जी को हमने अलग किया था। तो आप यहां से अगर ईटा निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो ईटा निकालेंगे तो बचेगा आपके पास एफ ऊपर बच जाएगा, नीचे किसका भाग लगेगा, ए का भाग लगेगा और डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स का भाग लगेगा। तो यहां पे बचेगा आपके पास ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा आपके पास, चाहे तो इसको ऊपर ले जाओ, एफ बच जाएगा और ये डेल्टा एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन ए डेल्टा बी। अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहते हो, अब यूनिट तो यूनिट जो होती है इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मीटर अपॉन ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहां देखो आप लोग, ये एम तो कट जाएगा एक, और सेकंड कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसकी जो है आपकी यूनिट बन जाएगी। तो यहां से आप लोग मीटर तो कट जाएगा, एक मीटर, तो सेकंड जो 1 अपॉन सेकंड आया ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो अंतिम जो फॉर्मूला बचने वाला है यूनिट का क्या बचेगा, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसकी डायमेंशन फाइंड करने चाहते हो आप लोग, डायमेंशन, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है m1 l1 t-2। तो ये बार बार यूज होती है इसलिए इसको याद रख लेना होता है। तो न्यूटन की हो जाएगी पास m1 l1 t-2, सेकंड की हो जाएगी t1, मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी बताओ, l2। तो कुल मिलाकर क्या बचने वाला, देखो इधर m1 बचेगा, ऊपर एक एल है नीचे 2 एल है। तो यहां से जब ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो 1 - 2 कितना होगा, -1। तो बचेगा आपके पास m1 l-1 -2 प्लस 1, तो यहां बचेगा -1। तो इस तरह से आप जो है ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन याद निकाल सकते हो। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि याद नहीं होती, हमारे हमको भी याद नहीं होती है। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला जिसको पता है वो आप आसानी से निकाल लेगा। तो अगर याद भी कुछ चीज करनी है आपको तो आप इन फॉर्मूलों को याद करो, इनसे आप निकालना सीखो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो याद तो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें, किसी में m1 आता है, किसी में m-1 आता है, किसी में l2 आता है, किसी में l3 आता है, और इतने सारे हो गए 50-60 तो हो गए होंगे कम से कम। ये तो याद रखना है, इतना आसान नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास हीट से रिलेटेड चीज है। तो एक वर्ड आता है आपका इमिसिव पावर, ठीक है, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, इसको भी आप कैपिटल ई से शो करते हैं। तो इमिसिव पावर क्या होती है, जैसे कोई सरफेस है, वो एक मान लो गर्म वस्तु है आपके पास, गर्म ऑब्जेक्ट है कोई आपका, उससे लगातार क्या हीट निकलती है। तो पर यूनिट एरिया से पर सेकंड जो हीट निकलेगी, पर यूनिट एरिया और पर सेकंड से जो हीट निकलती है उसे वो क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर को बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हीट रेडिएट फ्रॉम, हीट एनर्जी से लिखना चाहो तो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इमिटेड लिख लो चाहो तो यहां पे, इमिटेड पर यूनिट एरिया
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो आपकी हीट निकलेगी उसको क्या बोलते हैं? इमिसिव पावर बोलते हैं। तो मैंने ये बात पहले भी की, जिसके आगे पर यूनिट लग जाता है उसको आप डिवाइड में लेके जाते हो, तो जो ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट मतलब एरिया का भाग लगाएंगे आप लोग यहां पे, तो यहां पर आ जाएगा एरिया इनटू पर यूनिट टाइम, तो टाइम का भाग भी लगाओगे आप लोग यहां पे, तो यहां पे टाइम में लिख दोगे। तो अगर इसका देखा जाए तो हीट एनर्जी क्या होती है, इसको क्यू से शो करते हैं कई बार, तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो क्यू आपकी हीट एनर्जी है, क्यू आपका चार्ज नहीं है, कभी आप इसको चार्ज समझ जाओ, चार्ज भी क्यू से शो करते हैं, हीट एनर्जी को भी कई बार क्यू से शो करते हैं, कहीं पे एच से शो करते हैं हीट को। तो ये अलग अलग अपने अपने जो है तरीके होते हैं शो करने के, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्यू क्या चीज है? हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है ये, हीट एनर्जी। अब आप यहां पे अगर इसकी यूनिट निकालें ई की, इस कैपिटल ई की यूनिट निकालें तो क्या बनेगी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। कोई सी भी एनर्जी हो, हीट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, इन सबका जो यूनिट आता है क्या आता है? जूल आता है। तो इस क्यू की यूनिट हो जाएगी आपके पास जूल, ठीक है। इस ए की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगी? सेकंड। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका जो है इसकी यूनिट बन जाएगी। अब देखो यहां पे अगर आपको इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन, तो ये भी बहुत आसान है डायमेंशन, क्योंकि आप ये आपको पता है जूल की डायमेंशन जानते हो, मीटर स्क्वायर की जानते हो, सेकंड की भी जानते हो। तो जूल की होती है, आपको याद रखने के लिए बोला, m1 L2 T-2। मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? L2, और सेकंड मतलब T1। तो क्या बचने वाला है? जो यहां पे m1 बचेगा, L तो कैंसिल हो जाएगा, तो L की पावर 0 बचेगी केवल, और T-3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इमिसिव पावर बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट डायमेंशन आएगी m1 L0 T-3। तो मेरे तो ये भी याद नहीं है, मुझे याद है तो केवल ये फॉर्मूला याद होता है, इसी से मैं निकालता हूं फिर, ठीक है। निकालने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है। रटने वाली चीजें छोड़ दो आप लोग, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है ढंग से तो कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो रट के नहीं कर सकते कुछ भी, थ्योरी नहीं है बिल्कुल भी इसमें। आप देखेंगे 11th में आपको थ्योरी की लाइन ही नहीं मिलेगी, सारे क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहते हैं बस, कहीं बल लगाएंगे, कहीं कुछ लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इस फिजिक्स के अंदर, थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही कम होता है। और बेशक मेनली 11th में जो है कम थ्योरी है, 12th में थ्योरी होती है फिर भी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है आप लोगों को। अगला देखो यहाँ पे, ये हो गया इमिसिव पावर। इसके बाद आता है आपका स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, जिसको आप सिग्मा से शो करते हो। तो स्टीफन ने एक रूल दिया था, जो इमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो मतलब क्या कहता है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, जो इमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है इमिसिव पावर। तो ये इसने एक रूल दिया था स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने, तो उसके नाम पर ही है कांस्टेंट बना दिया। जब भी आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो जो वही कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई तो क्या हो गया? इमिसिव पावर, यहाँ पे ई आपका हो गया इमिसिव पावर, और सिग्मा हो गया आपके पास स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है।
और टी जो हो गया आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया आपका क्या, टी हो गया। तो अब यहां से अगर आप सिग्मा निकालें, क्या निकालना है आपको, सिग्मा निकालना है, देखो क्या बनेगा। तो सिग्मा निकालेंगे तो E अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास, T की पावर 4, ठीक। और E क्या था, थोड़ी देर पहले देखा आपने, Q अपॉन AT था, तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन A इंटू टी इंटू टी की पावर 4। अगर आप इसकी यूनिट बनाए, यूनिट, तो यूनिट देखो बड़ी आसान हो जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, तो ये बन जाएगा जूल में, ठीक है। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसकी होती है सेकंड, और इसकी हो जाएगी केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड केल्विन की पावर 4, ठीक है। अब आप इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन भी बहुत आसान है। डायमेंशन, जूल की डायमेंशन सब लोग जानते हैं, M1 L2 T-2, तो यह जाएगा M1 L2 T-2। मीटर स्क्वायर की हो जाएगी आपके पास L2, सेकंड की हो जाएगी आपके पास T1, और केल्विन की हो जाएगी आपको केप की पावर 4, क्योंकि केल्विन को या तो थीटा की पावर 4 लिखोगे या फिर के की पावर 4 लिखोगे, तो ज्यादातर मैं तो जो है के की पावर 4 यूज करता हूं। तो देखो यहां पर क्या बचने वाला है, L2 से L2 कट जाएगा तो L की पावर 0 बचेगी, M की पावर 1 हो गई, और T की पावर कितनी, -3, और K की पावर कितनी, -4। तो ये आपका जो है स्टीफन कांस्टेंट आपका बन जाएगा M1 L0 T-3 K-4, ठीक है। तो ये आपका स्टीफन कांस्टेंट बन जाएगा। इसके बाद आता है एक वीन कांस्टेंट, है ना। तो नेक्स्ट लिखें आप लोग वीन कांस्टेंट, WEINS, वीन्स कांस्टेंट। इसको आप जो है यहां पे स्मॉल बी से शो करते हैं, वीन्स कांस्टेंट को स्मॉल बी से शो किया जाता है। तो ये बोलता है अगर कोई, एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एनर्जी होती है उसके साथ एक वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, जैसे मान लो कोई वेव चल रही है, रस्सी में चलाते हैं आप लोग ऐसे, यहाँ पे यूं, ये रस्सी में ऐसी वेव चलाते हो आप, ऐसे क्या होगा, आपने रस्सी चलाए तो जो यहां से यहां तक की एक लेंथ होती है, ये वाली लेंथ जो है, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको वेव लेंथ बोला जाता है। मतलब एक वेव की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आपने रस्सी वगैरह में चलाई होंगी ऐसे तरह से आपको, बाकी तो ये चैप्टर ये पूरा वेव का, ठीक है, तो बाद में पढ़ लेंगे वो। तो यहां ये बोलता है जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ को लैम्डा से शो किया जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/T। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू B/T। तो यहां पे लैम्डा जो है वो क्या है, वेव लेंथ है। तो लैम्डा आपका क्या है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ, है ना। वेव लेंथ क्या होती है, ये आप समझो डिस्टेंस होती है भैया, डिस्टेंस। चाहो तो आप ऐसा कर लो, चाहे डायग्राम बना लो भाई, ये अगर कोई वेव चल रही है यहां से यहां तक, इस तरह कोई वेव चल रही है, रस्सी में चल रही है मान लो इस तरह से, तो यहां से यहां तक की जो होती है दूरी, इसको आप लैम्डा बोलते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये वेव लेंथ होती है। टी क्या चीज है आपका, टी हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप जिसे बोला जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ है कि जो टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और बी आपका वीन कांस्टेंट है ही आपके पास, बी जो आपका हो जाएगा वीन्स कांस्टेंट। मुझे क्या निकालना है यहां से, बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है। तो देखो बी कैसे निकलेगा आपके पास, बी निकलेगा आपके पास यहां से कि बी बराबर जो आ जाएगा, क्या जाएगा, लैम्डा इंटू टी, ठीक है। अगर इसकी यूनिट बनाई जाए तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर। क्यों, लैम्डा एक डिस्टेंस होती है, इसका नाम वेव लेंथ है। लेंथ देखो आ भी रहा है, इसमें लेंथ आ रही है, तो वेव लेंथ, तो यहां पे हो जाएगी मीटर। और टी क्या चीज है, केल्विन, है ना, टाइम नहीं है, कभी टाइम समझो आप लोग, तो यहां पे हो जाएगा केल्विन। तो मीटर इंटू केल्विन इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगी। इसी यूनिट से आप लोग क्या निकाल लोगे, डायमेंशन।
तो डायमेंशन देखो, मीटर क्या होता है L1, ठीक है, और केल्विन क्या होता है K1। तो ये डायमेंशन बन जाएगी आपकी L1 K1, या फिर ऐसा कहीं लिखा मिल जाएगा MB 0 है, L1 है, T0 है और K1 है। तो इस तरह से बड़ा करके लिखा मिल सकता है। बात तो वही है, क्योंकि जीरो लगाने का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे पावर जीरो लगा दी इसकी। तो ये आपका हो गया बीन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट और आता है इसी चैप्टर में प्लांक कांस्टेंट। क्या आता है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट जो है इसको आप लोग किससे शो करते हो? H से शो करते हो, स्मॉल h से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो एनर्जी जो होती है ना E, एनर्जी जो होती है आपके पास E जो है वो H न्यू, ये होता है एक फॉर्मूला, E बराबर H न्यू, ठीक है। तो E आपकी एनर्जी है, यहाँ पे इमिसिव पावर नहीं है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड से शो किया जाता है। थोड़ी देर पहले E क्या था? इमिसिव पावर था। तो आपको लिख के बोलेगा ये E क्या चीज है? इमिसिव पावर। अभी मैंने लिख दिया है E क्या चीज है? एनर्जी। तो आपको इसको एनर्जी मानना है, इमिसिव पावर नहीं मानना है। तो E बराबर क्या होता है? H न्यू। तो देख लो यहाँ पे क्या है, E तो हो गई आपकी एनर्जी। ये एक्चुअली एनर्जी किसकी होती है? प्रोटॉन की होती है। प्रोटॉन की एनर्जी को किससे शो करते हैं? E इक्वल्स टू H न्यू से शो किया जाता है। जो प्रोटॉन जो होता है, जो लाइट होती है, वो प्रोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और एक प्रोटॉन की जो एनर्जी जो होती है E बराबर H न्यू से। H हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट और न्यू हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे E तो हो गई एनर्जी, ठीक है, और H हो गया आपके पास प्लांक कांस्टेंट। तो इधर ले देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो H हो गया आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट, और ये जो न्यू है, या फिर इसको F से भी शो करते हैं कहीं कहीं पे, है ना, F। ये दोनों क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है कोई चीज, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे मान लो घरों में जो लाइट आ रही है वो 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा मिलता है आपको, कोई भी चीज देखेंगे आप लोग। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो 50 चक्कर पूरा कर रही है एक सेकंड में। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारी? 50 हर्ट्ज है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और समझ लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आता है 1/T। टी मतलब टाइम होता है, यहाँ पे 1/ टाइम होता है। ये टाइम भी क्या? टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। जैसे मान लो आप सर्किल में घूम रहे हो, तो आपने जो एक चक्कर लगाया यहां से यहां तक, जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हर चीज का टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लो धरती जो होती है अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। दिन रात बनते हैं ना, तो अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से बनते हैं। तो अर्थ के जो है अपने एक्सिस के अराउंड जो टाइम पीरियड आता है, कितना आता है? वो 24 आवर आता है। ऐसे ही आप अर्थ जो सन के चक्कर भी लगा रही है, तो वो जो है एक साल में पूरा करती है चक्कर वो, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 365 दिन, या फिर एक साल जिसे बोलते हो। तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। और जो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 महीना। 1 महीने में जो है मून चक्कर लगाता है पूरा अर्थ के। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मीनिंग सिंपल यही होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जब ये आएगा चैप्टर तब और डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको समझाएंगे। अभी आप याद रखो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/ टाइम पीरियड होती है। मतलब अगर इसकी यूनिट बनाई जाए तो 1/ सेकेंड होती है, ठीक है, 1/ सेकेंड। और इसी को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। HZ से शो किया जाता है, ठीक। अब ये सब पता चल गया, तो आपको यहां से क्या निकालना है? अपना काम अभी क्या है? H की जो है डायमेंशन निकालना है। तो यहां देखो H निकाल लो यहां से। तो H आएगा आपके पास E/न्यू। E तो क्या चीज है? जूल है, एनर्जी है ना वो तो, ठीक है। और न्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या थी आपकी? 1/ सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चली जाएगी, तो यूनिट क्या बन जाएगी H की? वो बन जाएगी जूल इंटू सेकेंड,
ये जूल इंटू सेकेंड क्या बन जाती है, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट बन जाती है। ठीक है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट जो होती है जूल इंटू सेकेंड होती है, ध्यान रखना है अपने को। अब आप डायमेंशन बना लो, तो डायमेंशन तो अब आसान हो जाएगी आपके लिए। डायमेंशन तो देखो डायमेंशन क्या है कि भाई जूल की आप जानते हो क्या होती है, M1L2 T-2। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास M1L2 T-2। सेकंड की होगी T1, तो इसको एक साथ लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, M1L2 यहां -2 + 1 तो -1 बच जाएगा T-1। तो ये आपकी जो है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है बहुत सारे फॉर्मूले बन गए होंगे। ये तो मेन फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश किया करो कि ये जो क्या चीज़ है इसको याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। और बाकी तो देखो अभी तो थोड़ा टफ भी लग सकता है आपको, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ोगे ये वाला तो तब आपको इस बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे सब चीज़ें। डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है जो नीट में और मेंस में भी आता है और बोर्ड में भी आता है 12th में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का है 1 नंबर का, तो 12th में, और अगर नीट उसमें आता तो 4 नंबर का। और डायमेंशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता एक्चुअली, ऐसा नहीं आया कि भाई जो ये लिखे हुए हैं मैंने आपको लिखा दे इनमें से डायरेक्ट पूछ लेगा। इनके एप्लीकेशन आएंगे, वो पढ़ाएंगे हम आप लोगों को कि इसके कहाँ पे जो है यूज होता है डायमेंशन जो है, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं आप लोग 8-10 लेक्चर हो गए तो इसका यूज भी तो होगा ना, कि ये थोड़ा ना कि निकालना ही निकालना है आपको पढ़ना है, आपको इसके यूज भी पढ़ने होंगे, तो पढ़ लेंगे बाद में। तो अभी आप जो है अब आपका जो एक टॉपिक और बचता है मैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ क्वांटिटी और है। देखो आपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ ली, हीट से पढ़ ली, फ्लूइड मैकेनिक्स से जो पढ़ लिया आपने, सरफेस टेंशन जो है विस्कोसिटी वगैरह। उसके बाद आपने शुरुआत वाले मैकेनिक्स के पढ़ लिए, फोर्स पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, वो सब मैकेनिक्स में आती हैं। ठीक है, और अब आपका जो लास्ट बचा एक मैग्नेटिक से रिलेटेड चीजें और होती हैं, जैसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि आप जानते हो जो चुंबक होती है उसके आसपास क्या होता है, एक फील्ड बन जाता है। उसमें आप अगर लोहा लेके आते हो या फिर कोई दूसरी चुंबक लेके आते हो तो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है आपको ये वाला पार्ट जो है मैग्नेटिक वाला कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे ना। तो अभी आज के लिए कुल इतना रखते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है।